हेलो दोस्तों, मैं पांडे सर। आज हम सभी पढ़ेंगे कक्षा 10 का साइंस। जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूरा हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक। तो पहला चैप्टर क्या है? रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। पहला प्रश्न क्या है? लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो PbNO3 ट्वाइज। क्या होता है? PbNO3 ट्वाइज होता है। कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो संयोजन अभिक्रिया। कौन सी? संयोजन अभिक्रिया। कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण होता है? तो संयोजन अभिक्रिया का। किसका होता है? संयोजन अभिक्रिया होता है। जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? तो H2। कौन निकलती है? H2 निकलती है। जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से कौन सी गैस निकलती है? तो H2 गैस निकलती है। वैसे अभी हम लोग जानते हैं, अगर धातुओं क्रिया हम लोग हाइड्रो अगर धातुओं की क्रिया हम लोग किसी भी अम्ल से करवाते हैं तो निकलता क्या है? हाइड्रोजन गैस निकलता है। अगला क्या है? Zn प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया होगी तो क्या विस्थापित होगा? ZnSO4 निकल जाएगा, H2 गैस निकलेगी। इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। कौन सी गैस को ताजे तेल के नमूने के लंबे समय तक परिरक्षण भंडारण के लिए उपयोग किया जा सकता है? तो हीलियम या नाइट्रोजन। क्या बोल रहा है? कौन सी गैस को ताजे तेल के नमूने के लंबे समय तक परिरक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है? तो हीलियम या नाइट्रोजन गैस को हम लंबे समय तक रख सकते हैं। मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन। कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? अगला क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड की क्लोरीन के साथ अपक्रिया द्वारा कार्बोनिल क्लोराइड का बनना किस प्रकार की अपक्रिया है? संयोजन अपक्रिया। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड की हम लोग क्लोरीन के साथ अपक्रिया कराएंगे तो कार्बोनिल क्लोराइड बनेगा। ये कौन सी अपक्रिया उदाहरण होता है? संयोजन अपक्रिया होता है। क्या? संयोजन अपक्रिया होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। N2+O2 अपक्रिया हुई, क्या निकल गया? 2NO निकल गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकला। ये कौन सा अपक्रिया है? उष्मा शोषी अपक्रिया। उष्मा शोषण क्या होता है? उष्मा का अवशोषण किया जाता है। और एक होता है उष्मा छेपी अपक्रिया। उष्मा उसमें बाहर निकलती है। अगला है Fe2O थ्राइज प्लस 2Al2 से क्या बना? Al2O3 प्लस आयरन निकला हुआ। क्या? आयरन। तो इस या किस अपक्रिया का उदाहरण होता है? तो विस्थापन अपक्रिया। कौन सी? विस्थापन अपक्रिया उदाहरण है। ठीक। यहां से क्या कर रहा है? आयरन यहां से ऑक्सीजन क्या कर रहा है? विस्थापित कर दे रहा है। ठीक। ये जुड़ जा रहा है किसके साथ? एल्यूमिनियम के साथ जुड़ जा रहा है। कौन सा क्रिया होगी? विस्थापन अपक्रिया होगा ये। अगला है Fe+4H2O से क्या बना है? Fe3O4+4H2 बना हुआ है। ये कौन सा क्रिया का समीकरण है? अब समीकरण में जल किसका कार्य कर रहा है? तो आप चाहे उपचायक की तरह कार्य करें, ऑक्सीकारक की तरह कार्य कर रहा है। किसका? ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है। एक होता है ऑक्सीकरण क्रिया, एक होता है अपचयन क्रिया। तो ऑक्सीकरण में जो होता है अपचायक, और अपचयन में जो होता है वो क्या होता है? ऑक्सीकारक होता है। अगला चैप्टर है अम्ल क्षारक तथा लवण। क्या? अम्ल क्षारक तथा। अगला कौन से? अम्ल क्षारक तथा लवण। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है कितना होता है? 7 होता है। ठीक। और किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं अम्लीय विलयन। और किसी विलयन का पीएच मान 7 से ज्यादा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्षारीय विलयन बोलते हैं। और पीएच मान को जो खोज किए थे वो सोरेनसन और वैज्ञानिक किसने किया था? सोरेनसन और वैज्ञानिक ने किया था। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल। कौन पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु संख्या कितनी होती है? 2 होती है, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला इसी को हम लोग कहते हैं तेजाब। क्या बोलते हैं? तेजाब बोलते हैं। तो फार्मूला क्या होता है इसका? H2SO4। H2SO4। इसी का प्रयोग घरों में जो बैक्टीरिया होती है उनमें भी इसी का प्रयोग किया जाता है। क्षारक के साथ हल्दी का रंग कैसा होता है? भूरा लाल। कैसा होता है? भूरा लाल होता है। तो जो क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है कैसा होता है? भूरा लाल होता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है। क्या होता है? 7 से अधिक होता है। अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है? 5.2 होता है। कई बार एग्जाम पूछा गया, ध्यान रखिएगा। अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है? 5.2 होता है। जल की कठोरता हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो धावन सोडा का, सोडियम कार्बोनेट का।
ठीक। तो जल की कठोरता दूर करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? धावा सोडा का प्रयोग करते हैं। जल की 2 कठोरता होती है, एक होती है स्थायी कठोरता, एक होती है अस्थायी कठोरता। एक होती है परमानेंट, एक होती है टेम्पोररी। ठीक। अगला क्या है? क्षारीय विलयन में फिनाइलफ्थलीन सूचक का रंग कैसा होता है? तो लाल होता है। तो क्षारीय विलयन में फिनाइलफ्थलीन सूचक का रंग कैसा होता है? लाल होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन कैसा होता है? अम्लीय होता है। जो सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है वह होता है अम्लीय। कैसा होता है? अम्लीय होता है। कपड़े धोने के साबुन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Na2CO3 इंटू 10s2 होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है। और सोडियम कार्बोनेट में ध्यान रखिए जल के 10 अणु होते हैं। तो कपड़े धोने का साबुन जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2 होता है। ठीक। अगला है धातु तथा धातु समान तापक्रम तथा दाब में द्रव के रूप में पाई जाने वाली अधातु कौन सी होती है? तो ब्रोमीन होती है। कौन होती है? यानी कहना चाह रहा है कमरे के ताप पर कौन सी अधातु धातुएं कह रहा है कि द्रव रूप में पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? ब्रोमीन पाई जाती है। और धातु कौन सी होती है? तो मरकरी होती है, पारा होती है। धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन जो मरकरी होती है द्रव अवस्था में पाई जाती है। एंटीमनी क्या है? उपधातु है, एलॉय है। पीतल क्या होता है? मिश्र धातु नहीं, ये होता है मेटालोइड, ये होता है मेटेलोइड, ये होता है एलॉय, मिश्र धातु। पीतल क्या है? मिश्र धातु है। कैल्शियम फास्फेट का सूत्र क्या होता है? तो CO3PO4 ट्वाइस, CO3PO4 ट्वाइस होता है, कैल्शियम फास्फेट का सूत्र होता है। अगला क्या है? एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत का बनना क्या कहलाता है? तो एनोडिंग। क्या कहलाता है? एनोडिंग कहलाता है। ध्यान रखिएगा, एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन का परत हम लोग जानते हैं, इसीलिए जो गांव में जो लाइट बिछाई जाती है, तार जो बिछाए जाते हैं, किसकी बिछाए जाते हैं? एल्युमिनियम के परत बिछाए जाते हैं। ठीक। क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम की अपनी खासियत होती है, क्वालिटी होती है। एल्युमिनियम का हम लोग जब तार बिछाते हैं ना तो अपने ऊपर क्या करती है? वायुमंडल से क्रिया करके अपने ऊपर एक लेयर बना लेती है, उसको हम लोग कहते हैं कि एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिससे कारण क्या होती है? वो सेफ बनी रहती है, खराब नहीं होती है। और पता चला कि हम लोग जानते हैं सबसे ज्यादा करंट, सबसे तेज से जो करंट फ्लो होता है तांबा में होता है। नहीं पता चला तांबा दिन में लगाया, रात में क्या हो गया? गायब हो गया। ठीक। तांबे के अयस्क का नाम बताइए। तो क्या होता है? मैकेलाइट। क्या होता है? मैकेलाइट होता है। तांबे के अयस्क का नाम क्या होता है? मैकेलाइट होता है। ताम्र ग्लास का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Cu2S होता है। जिंक धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है? हाइड्रोजन गैस। कोई भी धातु होगी जब भी अम्ल से क्रिया करेगी, ध्यान रखिए, तो हमेशा क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। फ्लोरीन क्या है? फ्लोरीन एक अधातु होती है। इसको आवर्त सारणी के 17वें वर्ग में रखा गया है। किसके साथ? क्लोरीन के साथ। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन सब क्या होती है? धातुएं होती हैं। अगला है क्लोराइड अयस्क के एक उदाहरण का नाम बताइए। तो हार्न सिल्वर। क्या है? हार्न सिल्वर है। क्लोराइड अयस्क के एक उदाहरण का नाम बताइए। तो हार्न सिल्वर। अगला है कार्बन था उसके यौगिक। कार्बन था उसके यौगिक। तो अगला प्रश्न क्या है? एस्टिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या होता है? तो इथेनोइक एसिड। क्या होता है? इथेनोइक अम्ल होता है। ये हम लोग बोलते हैं इथेनोइक अम्ल बोलते हैं। ठीक। एथेन का आणविक सूत्र क्या होता है? तो C2H4 होता है। क्या होता है? C2H4 होता है। एथेन का आणविक सूत्र होता है C2। ये एल्केन ग्रुप का मेंबर है और एल्केन का फार्मूला अच्छा वो अगला प्रश्न वही है। अगला है बक मिस्टर फुलेरिन किस तत्व का अपरूप होता है? कार्बन का। किसका होता है? कार्बन का होता है। इलेक्ट्रॉनिक का समान सूत्र क्या होता है? CnH2n-2 होता है। देखिए हाइड्रोकार्बन में 3 होते हैं, इलेकेन, इलेकीन, इलेकाइन। इलेकीन को होता है CnH2n-2, इलेकीन को होता है CnH2n। ठीक। और एल्काइन को होता है CnH2n-2 होता है। तो एल्काइन का पूछा है, तो एल्केन का क्या होगा? CnH2n+2 होगा। एल्कीन का CnH2n बस होगा। एल्काइन क्या होता है? CnH2n-2 होता है। ठीक। अगला क्या है? मतलब ये याद करने का तरीका क्या है? पहले वाले में प्लस रहेगा, दूसरे वाले में यहाँ तक रहेगा, तीसरे वाले में माइनस हो जाएगा। ठीक। अगला है ब्यूटेनॉन में कृत्रिमक समूह कौन सा होता है? तो CO होता है। कार्बोनिल समूह कौन सा होता है? कार्बोनिल समूह होता है। कार्बोनिल समूह ब्यूटेनॉन में। प्रोपेनल का सूत्र क्या होता है? प्रोपेनल का तो C4H8O होता है, प्रोपेनल का सूत्र होता है। C2H6 का आईपीएसी नाम क्या होता है? एथेन होता है। क्या होता है? एथेन। एल्केन ग्रुप का दूसरा मेंबर होता है। एल्केन ग्रुप का जो पहला मेंबर होता है मेथेन होता है, दूसरा क्या होता है? एथेन होता है। अगला तेलों को पैलेडियम
या निकिल आदि उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराने पर वसा प्राप्त होती है। यह अभिक्रिया कौन सी होती है? ये होती है संकलन अभिक्रिया, नहीं संयोजन अभिक्रिया होती है। कौन सी संयोजन अभिक्रिया होती है? एसीटोन का आईपीएसी नाम क्या होता है? प्रोपेनॉन। क्या होता है? प्रोपेनॉन होता है। क्या एसीटोन का आईपीएसी नाम। अगला है जैव प्रक्रम। विटामिन बी5 कमी से कौन सा रोग होता है? तो चर्मदाह या पैलाग्रा रोग। कौन सा? चर्मदाह या पैलाग्रा रोग होता है। द्वार कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? रंध्रों में। कहाँ पाई जाती है द्वार कोशिकाएं? कहाँ पाई जाती है? रंध्रों में पाई जाती हैं। क्लोरोफिल क्या अवशोषित करता है? तो प्रकाश ऊर्जा। जो क्लोरोफिल होता है, पर्णहरिम होता है, ये प्रकाश एनर्जी को यानी लाइट एनर्जी का करता है, एब्जॉर्ब करता है। प्रत्येक जबड़े में अग्र चौड़कों की संख्या कितनी होती है? 2 जोड़ी। बताया गया है क्लास में कि जो दांत होते हैं मनुष्य के दूध, जो बच्चों दूध के दांत होते हैं कितने होते हैं? 20 होते हैं। अच्छा, आगे पूछा भी है। प्रत्येक जबड़े में अग्र चौड़कों की संख्या कितनी होती है? 2 जोड़ी होती है। मनुष्य शिशुओं में दूध के दांतों संख्या कितनी होती है? तो 20 होती है। कितनी होती है? 20 होती है। मनुष्य की लार में कौन से एंजाइम पाया था? टायलिन और एवं लाइसोजाइम। मनुष्य के मुंह में प्रत्येक दिन 1 से 1.5 लीटर का लार का निर्माण होता है। तो लार में 2 एंजाइम पाए जाते हैं, टायलिन और लाइसोजाइम। टायलिन करता क्या? लुगदी मिलाने, भोजन में लुगदी मिलाने का काम करता है। जो लाइसोजाइम होता है वो क्या करता है? बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। हम लोग करते क्या है? मार्केट से आए, कहीं घर से आए, किसी से हाथ मिला लिया, बैठे कहीं पर, तो हमारे हाथों में क्या होता है? बहुत सारे बैक्टीरिया जीवाणु लग जाते हैं, चिपक जाते हैं, उनको मारने का काम करता है। ठीक। अगला होता है ग्राफ नली। द्वार पर लटकी हुई पत्ती के समान उपस्थिति की रचना क्या कहलाती है? घाटी द्वार। इसी को हम लोग कहते हैं एपिग्लोटिस। जिसको लोग कहते हैं कि आपको कोई आपको याद कर रहा है, क्या आ रहा है? हिचकी आ रहा है, कोई याद नहीं करता है, वो भोजन का कोई टुकड़ा फंस जाता है। ठीक। अगला क्या है? पित्त रस का स्राव किसमें होता है या किस से होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है? किस होता है? लीवर से होता है। एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने एटीपी अणु प्राप्त होते हैं? तो 38। यानी एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण जब होगा ना, तो कितने अणु एटीपी रूप में ऊर्जा निकलेगी? 38। इटनोसिन ट्राइफॉस्फेट पूर्ण नाम होता है। श्वसनीय पदार्थ कार्बनिक पदार्थ है जो श्वसन के दौरान ऊर्जा मुक्त करने के लिए कार्य करते हैं, ऑक्सीकृत होते हैं। क्या होते हैं? ऑक्सीकृत होते हैं। अगला क्या है? ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया किसमें संपन्न होती है? तो कोशिका द्रव्य में। जो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया होती है वो कहाँ संपन्न होती है? तो कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है, ध्यान रखिएगा। अगला क्या है? कौन ऊर्जा का सिक्का मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो एटीपी। एटीपी हम लोग कहते क्या है? सिक्का धातु या मुद्रा धातु बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, मेन प्रश्न है। ठीक। अगला क्या है? मानव में गैसों का आदान प्रदान किसमें होता है? तो कूपिका में होता है। किसमें होता है? कूपिका में होता है। तो मानव में जो गैसों का आदान प्रदान होता है कूपिका में होता है। मनुष्य के हृदय में कोष्ठों यानी बेसमों की कितनी संख्या होती है? 4 होती है। तो मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। ठीक। बायां लिंद, दायां लिंद, बायां निलय, दायां निलय। ठीक, वही होते हैं, 4 प्रकोष्ठ होते हैं। पल्मोनरी सिरा कहाँ खुलती है या रुधिर लाती है? तो बाएं अलिंद में लाती है। जो पल्मोनरी सिरा होती है, इकड़ती है, ये बाएं अलिंद में खुलती है, बाएं अलिंद में रुधिर लाती है। शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में कौन लेकर जाता है? तो महाधमनी। कौन? महाधमनी। जो महाधमनी होती है यह शुद्ध रक्त को हमारे शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने का कार्य करती है। केवल फुफ्फुसी धमनी में क्या होता है? अशुद्ध रक्त बहता है। बाकी सभी धमनियों में क्या होता है? केवल फुफ्फुसी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, बाकी सभी धमनियों में क्या बहता है? शुद्ध रक्त बहता है, ध्यान रखिए। दायां निलय से अशुद्ध रक्त किसमें जाता है? फेफड़ों में। तो दायां निलय से जो अशुद्ध रुधिर होता है किसमें आता है? फेफड़ों में जाता है। किसमें आता है? फेफड़ों में जाता है, दायां निलय से। आगे, पादपों में जाइलम का क्या काम होता है? जल का संवहन। तो पादपों में जो जाइलम काम होता है क्या होता है? जल का संवहन होता है। मनुष्य में मुख्य उत्सर्जन कौन सा होता है? वृक्क होता है, वृक्क होता है, वृक्क, ध्यान रखिएगा। मूत्र का निर्माण किसमें होता है? वृक्क में होता है। मूत्र का जो निर्माण होता है वृक्क में होता है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र भाग है जो किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। भैया वृक्क काम क्या होता है? उत्सर्जन करना, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना वृक्क का काम होता है। अगला क्या है? अगला है चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वयन। ग्राही और घ्राण किसका ज्ञान कराते हैं? तो ग्राही जो है स्वाद का, घ्राण गंध का स्वाद कराता है। यानी ग्राही जो है स्वाद का ज्ञान कराता है और घ्राण गंध का ज्ञान कराता है। कौन एक केवल जंतुओं में पाया जाता है? तंत्रिका तंत्र। कौन? तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं?
तो युग्मक युग्मानुबंधन क्या बोलते हैं? युग्मानुबंधन बोलते हैं। आगे, मेडुला ऑब्लांगेटा क्या नियंत्रित करता है? अनैच्छिक क्रियाओं को। मेडुला ऑब्लांगेटा क्या करता है? अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करता है। अब अनैच्छिक क्रिया क्या होती है? जिनका हमारे शरीर मस्तिष्क द्वारा कंट्रोल ना की जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनैच्छिक क्रिया बोलते हैं। जैसे सांस आना, हिचकी आना, इसको हम लोग नहीं बोलते हैं, ये सब आएगा ही। ठीक। अगला क्या है? अगला है, मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित होता है? सेरेब्रम। कौन सा? सेरेब्रम। तो मस्तिष्क, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग कौन होता है? सेरेब्रम होता है। यदि एक मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया नहीं हो रही है तो उसके तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग क्षतिग्रस्त हुआ है? तो मेरुरज्ज। कौन सा? मेरुरज्ज। ध्यान रखिएगा। हार्मोन क्या होते हैं? तो हार्मोन एक प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? पीयूष ग्रंथि। कौन सी? पीयूष ग्रंथि होती है। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क के अधर तल पर। कहाँ पाई? अधर तल पर पाई जाती है जो पीयूष ग्रंथि होती है, मास्टर ग्लैंड जो होती है। अगला होता है पिट्यूटरी ग्रंथि की पश्चपाली से निकलने वाला हार्मोन कौन सा होता है? तो वैसोप्रेसिन। कौन सा? वैसोप्रेसिन होता है। अगला है, पिट्यूटरी हार्मोन को स्रावित कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। ऑक्सीटोसिन का श्रवण कहां से होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। कहां होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। ऑक्सीटोसिन का श्रवण होता है। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि। किसे कहते हैं हम लोग? पीयूष ग्रंथि को हम लोग क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। मनुष्य में पाए जन्म मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय। जो अग्नाशय होती है यह एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों होती है। कौन सी? अग्नाशय ग्रंथि होती है। अगला है, कैल्शियम तथा फास्फोरस के उपापचय नियंत्रण हेतु कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो पैराथायराइड। कौन सा? पैराथायराइड होता है। नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि कौन सी होती है? प्रोस्टेट ग्रंथि। कौन सी? प्रोस्टेट ग्रंथि। इसी कारण क्या होता है? प्रोस्टेट कैंसर भी होता है, बहुत खतरनाक कैंसर होता है। तो जो प्रोस्टेट ग्रंथि है क्या है? किससे संबंधित होता है? नर से संबंधित होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्या है? मादा लिंग हार्मोन क्या कहलाता है? एस्ट्रोजन। जो मादा लिंग हार्मोन होता है क्या कहलाता है? एस्ट्रोजन कहलाता है। इंसुलिन हार्मोन कहाँ स्रावित होता है? लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं से। कहां से? लैंगरहैंस। बताया गया है जो इंसुलिन हार्मोन होता है यह अग्नाशय स्रावित होता है। अग्नाशय में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, अल्फा, बीटा, गामा। तो अल्फा से ग्लूकेगॉन, बीटा से इंसुलिन और गामा से सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन क्या होता है? श्रवण होता है। अधिक मात्रा में अवशोषित ग्लूकोज किस रूप में संग्रहित होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में। किसमें होता है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। कौन सा पादप हार्मोन कोष के विभाजन में सहायक होता है? तो साइटोकाइनिन। कौन सा? साइटोकाइनिन। ठीक। अगला कौन चैप्टर है? जीव जनन कैसे करते हैं? पहला प्रश्न क्या है? अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो मुकुलन द्वारा। किसके द्वारा होता है? मुकुलन, बडिंग द्वारा होता है। पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल होता है? तना। कौन सा भाग होता है? तना होता है। पराग कोश में क्या पाए जाते हैं? परागकण। पराग कोश में परागकण पाए जाते हैं, वही क्या होते हैं? उड़ते हैं, जल द्वारा बहते हैं, तो क्या होता है? परागण क्रिया होती है। एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग क्या कहते हैं? तो वर्तिका। क्या बोलते हैं? वर्तिका बोलते हैं, वर्तिका बोलते हैं स्त्री केसर के मध्य भाग को। अगला क्या है? परागकोश, पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण क्या कहलाता है? परागकण। क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। कीट परागण किसमें होता है? तो साल्वियम। किसमें होता है? साल्वियम होता है। निषेचन के दौरान परागकण से निकलने वाली पराग नलिका सामान्यतः किसके द्वारा बीजाणु में प्रवेश करती है? तो बीजाणु द्वार द्वारा। किसका? बीजाणु द्वार द्वारा। पराग कण का जनन केंद्रक कितने नर युग्मक बनाता है? तो 2। जो पराग कण का जनन केंद्रक होता है यह 2 नर युग्मक बनाता है, ध्यान रखिएगा। पुष्पी पादपों में निषेचन कहाँ होता है? भ्रूण कोश में। कहाँ होता है? भ्रूण कोश में होता है। जो पुष्पी पादपों में निषेचन होता है यानी फर्टिलाइजेशन जो क्रिया होती है कहाँ होती है? भ्रूण कोश में होती है। द्विनिषेचन किसमें पाया जाता है? तो आवृत विधि किसमें? आवृत विधि पादपों में पाई जाती है। द्विनिषेचन क्रिया में त्रिसंलयन के पश्चात बनने वाले ऊतक क्या नाम है? भ्रूणपोष। क्या नाम है? भ्रूणपोष नाम होता है। निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? तो अंडाशय। कौन सा? अंडाशय। ओवरी। जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? क्या होती है? क्या होती है? द्विगुणित होती है, 2n होती है। नहीं, जो जाइगोट में गुणसूत्र होते हैं वह द्विगुणित रूप में पाए जाते हैं। मानव में भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है? प्लेसेंटा से मिलता है। कहाँ से मिलता है? प्लेसेंटा से। ये क्या होता है? माँ के गर्भ से
शिशु के पेट से क्या होता है, उससे जुड़ा होता है। ठीक। पादप की जड़ों को पादप की जड़ों पर क्या उपस्थित होता है, तो अपस्थानिक कलिकाएं, क्या अपस्थानिक कलिकाएं उपस्थित होती हैं। न तथा मादक में कैसे होते हैं, अगुणित, क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। मनुष्य में भ्रूण का परिवर्धन किसमें होता है, गर्भाशय में। ये कहना चाह रहे हैं मनुष्य में भ्रूण का जो परिवर्धन होता है किसमें होता है, गर्भाशय में होता है। अंड जनन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, अंडाणु का, किसका होता है, अंडाणु का। ठीक। आगे, किस संरचना द्वारा गर्भस्थ भ्रूण माता से पोषण प्राप्त करता है, आवल द्वारा, किस द्वारा, आवल द्वारा, उसे हम लोग कहते हैं प्लेसेंटा। कापर टी क्या होता है, ये क्या होता है, गर्भ निरोधक युक्ति होती है। कापर टी का प्रयोग हम लोग करते हैं, गर्भ निरोधक युक्ति होती है, कापर टी का प्रयोग किया जाता है महिलाओं द्वारा। ठीक। अगला है अनुवांशिकता। आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने कौन से पादप का उपयोग किया था, मटर के। तो आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने कौन सा मटर पौधा लिया था, मटर पौधा लिया था। मटर के लंबे पादपों का क्रॉस बौने पादपों से कराने पर प्रथम पीढ़ी में लंबे मटर के पादप प्राप्त होंगे। द्वितीय पीढ़ी में कौन से पादप प्राप्त होंगे, लंबे तथा बौने, यानी दोनों का मिक्सचर प्राप्त होगा। ध्यान रखिएगा, ये क्या कहना चाह रहा है, मटर के लंबे पादपों का क्रॉस बौने पादपों से कराने पर प्रथम पीढ़ी में लंबे मटर के पादप प्राप्त होंगे। द्वितीय पीढ़ी में कौन से पादप प्राप्त होंगे, तो लंबे तथा बौने दोनों प्राप्त होंगे। उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण कौन सा होता है, झुर्रीदार बीज, कौन सा झुर्रीदार बीज होता है। विपरीत लक्षणों के जोड़ों क्या कहते हैं, युग्मक विकल्पी या एलो एलोमॉर्फ कहते, क्या कहते हैं, एलोमॉर्फ कहते हैं। एक संकर क्रॉस का जीन प्रारूप अनुपात क्या होता है, एक संबंधी, दो संबंधी, एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक संकर क्रॉस का जीन प्रारूप अनुपात क्या होता है, एक संबंधी, दो संबंधी, एक होता है। गुलाबी रंग के दो पुष्पों के बीच संकरण कराए जाने पर एक लाल रंग की, दो गुलाबी रंग की और एक सफेद रंग की संतति उत्पन्न हुई। इस संकरण का क्या स्वरूप होगा, तो अपूर्ण प्रभाविता के कारण होगा। कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है, तो आर, कौन सा, आर करता है। मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप क्या होता है, टीटी। जो शुद्ध लंबा पौधा होगा उसका प्रारूप होता है टीटी, जो शुद्ध बौना होगा स्मॉल टीटी होगा। मानव में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है, 46 होती है, 46 होती है। जो मानव में क्रोमोसोम होते कितने होते हैं, 46 होते हैं। पुरुष में लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं, एक्स वाई, क्या होते हैं, एक्स वाई होता है। डीएनए किसमें पाया जाता है, डीएनए कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। केवल प्रोटीन केवल प्रोटीन के क्या बने होते हैं, प्रियोन्स, कौन, प्रियोन्स बने होते हैं। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, जोहानसन, किसने किया, जोहानसन ने किया था। ठीक। आगे, F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे पौधे से छोटे पौधों का अनुपात क्या होता है, एक संबंध एक होता है। एक लंबे टीटी और छोटे टीटी मटर के पादपों के बीच संकरण कराने पर परिणाम स्वरूप संतति में सभी लंबे पौधे कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त क्यों हुए। लंबापन एक प्रभावी लक्षण है, क्या है, लंबापन क्या एक प्रभावी लक्षण है। युग्मक बनते समय जीन के जोड़े में से केवल एक जीन युग्मक में प्रवेश करता है। यह सिद्धांत किसका है, पृथक्करण के नियम, किसका, पृथक्करण के नियम का। पृथक्करण का नियम किसने प्रस्तुत किया था, तो ग्रेगर जॉन मेंडल, किसने प्रस्तुत किया था, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। मटर में बीजों का गोल आकार था पीले रंग दोनों क्यों होते हैं, तो प्रभावी लक्षण के कारण, किस कारण, प्रभावी लक्षण के कारण होते हैं। मटर का पादप किस प्रकार का होता है, तो एक वर्षीय, क्या होता है, एक वर्षीय होता है, इसलिए मेंडल ने किसका चयन किया था, मटर के पौधे का चयन किया था। अगला प्रश्न क्या है, मेंडल ने मटर के पादप के कितने 20 विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया था, 7, कितना, 7 किया था। अगला प्रश्न क्या है, प्रकाश परिवर्तन था अपवर्तन, प्रश्न नहीं चैप्टर है अगला, प्रकाश परिवर्तन था अपवर्तन। परिवर्तन कोण सदैव किसके बराबर होता है, अपवर्तन कोण के, किसके, आपतन कोण के। ये जो परिवर्तन कोण होता है हमेशा आपतन कोण के बराबर होता है। प्रकाश का परिवर्तन सदैव किसके लिए सत्य होता है, दर्पण के लिए, किसके लिए, दर्पण के लिए। प्रकाश का परिवर्तन सदैव दर्पण के लिए सत्य होता है। समतल दर्पण की फोकस जो कितनी होती है, अनंत होती है, कितनी होती है, अनंत होती है। यदि किसी गोली दर्पण था लेंस की फोकस दूरियां -25 सेंटीमीटर हो तो समोदा दर्पण था लेंस की प्रकृति कैसे होगी, अवतल होगी, कैसे होगी, अवतल होगी। यदि किसी भी लेंस की फोकस दूरी माइनस में है तो लेंस कैसा होता होगा, अवतल ही होगा, ध्यान रखिएगा।
वक्रता त्रिज्या का मात्रक क्या होता है? तो मीटर या सेंटीमीटर। अगर मीटर में दिया तो मीटर में आएगा, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर में आएगा। अगला, किस दर्पण द्वारा वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बन सकता है? तो अवतल दर्पण, किस द्वारा? अवतल दर्पण द्वारा। वाहन के पार्श्व या पश्च दृश्य दर्पण किस प्रकृति का होता है? मतलब वाहन से हम लोग पीछे का दृश्य देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो किसका? उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की झलक क्या होगी? तो 2 गुणे 10 मीटर प्रति सेकंड होती है। किसी वस्तु का आभासी सीधा व छोटा प्रतिबिंब किस द्वारा प्राप्त किया था? अवतल लेंस द्वारा। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक, किस लेंस का उपयोग प्रकाशिक यंत्रों में किया था? उत्तल लेंस का प्रयोग प्रकाशिक यंत्रों में किया था। किसका? उत्तल लेंस का प्रयोग हम लोग प्रकाशिक यंत्रों में करते हैं। अगला क्या है? अगला चैप्टर है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। पहला प्रश्न क्या है? मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर। तो मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नेत्र का कौन सा भाग नियंत्रित करता है? तो पुतली। कौन सा? पुतली करता है। स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु कहाँ स्थित होता है? अनंत पर। यदि किसी भी व्यक्ति के स्वस्थ नेत्र के लिए जो दूर बिंदु होता है कहाँ होता है? अनंत पर होता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु कहाँ स्थित होता है? अनंत से कम दूरी पर। ध्यान रखिएगा, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दोष दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करना चाहिए? अवतल लेंस का। मतलब निकट दृष्टि दोष से कोई व्यक्ति पीड़ित है तो उसके लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाएगा? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे बनता है। रेटिना के पीछे बनता है। यानी कोई व्यक्ति यदि दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है तो उसका जो प्रतिबिंब बने कहाँ बनेगा? हमेशा रेटिना के पीछे बनेगा। अगला क्या है? श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने के पश्चात सर्वाधिक विचलन किसका होता है? तो बैगनी रंग का। जो बैगनी रंग होता है इसका विचलन सबसे अधिक होता है और लाल रंग विचलन सबसे कम होता है। किस कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है? तो लाल रंग का अपवर्तनांक होता है न्यूनतम होता है। कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश को गुजारने के पश्चात प्रकाश की कौन सी घटना घटित होती है? तो वर्ण विक्षेपण। क्या कहना चाह रहा है? कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश को गुजारने के बाद प्रकाश की कौन घटना घटित होती है? तो वर्ण विक्षेपण। 7 रंगों क्या होता है? बढ़ जाता है, बैनी या पिनाला। तारों का टिमटिमाना प्रकाश की कौन सी घटना कारण होता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन। कौन सी? वायुमंडलीय अपवर्तन कारण होता है। अगला क्या है? वैद्युत चैप्टर। पोट्रॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा कितनी होती है? तो 1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम होता है एक प्रोटॉन पर आवेश। एम्पियर किसका मात्रक होता है? आवेश का। किसका होता है? आवेश का होता है। किसी चालक तार में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है? वैद्युत धारा। क्या कहते हैं? वैद्युत धारा बोलते हैं। किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। मतलब विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। विभवांतर का मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है? वोल्टमीटर द्वारा। किस द्वारा? वोल्टमीटर द्वारा किया जाता है। ओम के अनुसार विभवांतर व धारा के बीच ग्राफ कैसा होता है? एक सरल रेखीय होता है, लीनियर होता है। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? तो ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। ताप बढ़ाने पर किसी चालक के वैद्युत प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान रखिएगा। ताप बढ़ाएंगे तो किसी चालक की वैद्युत प्रतिरोध में मान क्या होगा? उसका बढ़ेगा। ठीक, तो और बढ़ेगी। अगला क्या है? विद्युत चालक का प्रतिरोध किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? तो आकार पर। जो आकार होता है वह चालक पर निर्भर नहीं करता है। अगला प्रश्न क्या है? विद्युत बल्ब में तंतु किस धातु का बना होता है? टंगस्टन। किसमें होता है? टंगस्टन बना होता है। विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है? तो P बराबर I² R होता है। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है एक अश्व शक्ति। ठीक, किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक होता है? ऊर्जा का। किसका होता है? ऊर्जा का मात्रक होता है। अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ क्या कहलाता है? विद्युत रोधी। क्या कहलाता है? विद्युत रोधी कहलाता है। एमकेएस पद्धति में वैद्युत सामर्थ्य का क्या मात्रक होता है? जूल प्रति सेकंड। क्या? जूल प्रति सेकंड होता है। अगला चैप्टर क्या है? वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। वे कौन सी बल रेखाएं होती हैं? वे कौन सी बल रेखाएं हैं जो परस्पर एक दूसरे को कभी नहीं काटती? चुंबकीय बल रेखाएं। क्यों? क्योंकि कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र दिशा 2 होगी, जो संभव नहीं है। धारक दिशा बदलने पर प्रणालिका की ध्रुवता पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा किस नियम द्वारा ज्ञात की जाती है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम द्वारा। यानी प्रेरित विद्युत धारा की दिशा हम लोग किसके द्वारा ज्ञात करते हैं? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम द्वारा।
किस विद्युत धारा वाही के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान होता है? परनालिका के। कहां पर? परनालिका के। किस घरेलू विद्युत परिपथ के कारण विद्युत धारा का मान अधिक बढ़ जाता है? लघु पतन पर के कारण होता है। फ्यूज किस धातु का बना होता है? टिन तथा शीशे मिश्र धातु का। टिन तथा शीशे मिश्र धातु का। फ्यूज का गलनांक कितना होता है? 200 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 200 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला चैप्टर क्या है? हमारा पर्यावरण। अजैव निम्नीकृत पदार्थ कौन सा होता है? प्लास्टिक। कौन सा होता है? प्लास्टिक होता है। पारिस्थितिक तंत्र में सौर ऊर्जा का संरक्षण कौन करते हैं? उत्पादक। कौन करते हैं? उत्पादक करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में निरंतर किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की। 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? लिंडमान। कौन थे? लिंडमान थे। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के घटकों में कौन सम्मिलित है? तो जीवाणु और कवक। कौन? जीवाणु और कवक। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कौन सी दिशा में होता है? एक दिशी होता है। कैसे होता है? एक दिशी होता है। पारितंत्र में कितने प्रतिशत ऊर्जा एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में प्रवाह होता है? तो 10%। कौन सा? 10% होता है। पादप कितने प्रतिशत सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? 1%। कितने परसेंट? 1%। हानिकारक ओजोन कहाँ पाई जाती है? तो क्षोभ मंडल में। कहाँ पाई जाती है? क्षोभ मंडल में पाई। ध्यान रखिएगा, हानिकारक जो क्षोभ मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत पतली या नष्ट कहाँ हुई? अंटार्कटिका में। कहां पर? अंटार्कटिका में हुई। भविष्य में त्वचा रोग किस कारण बढ़ेंगे? ओजोन परत की क्षति से। ओजोन परत की क्षति से बढ़। अगला क्या है? प्रदूषित वातावरण में सबसे अधिक प्रदूषक किसमें पाए जाते हैं? तृतीय उपभोक्ताओं में। घरों के कचरों में क्या पाया जाता है? जैव निम्नीकरण प्रदूषक। ओजोन की मात्रा में गिरावट कौन सी ओजोन की मात्रा में गिरावट कारण कौन सी गैस है? सीएफसी। क्लोरो कौन सी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्रियान गैस जिसे हम लोग बोलते हैं, जो किसी में भरी जाती है, एसी वगैरह में। ठीक। इकोसिस्टम अर्थात पारितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? तो एजी टेंसलर ने। किसने किया था? एजी टेंसलर ने किया था। कौन सा प्रदूषण भारहीन अपशिष्ट है? तो ध्वनि। कौन सा? ध्वनि है। इसमें भार नहीं होता है। पोषण हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर कौन रहते हैं? विषम पोषी। कौन? विषम पोषी। पारिस्थितिकी पिरामिड सबसे पहले किस द्वारा निर्मित किया गया? तो एल्टन द्वारा। किस द्वारा किया गया था? एल्टन द्वारा किया गया था। वन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए संख्या का पिरामिड कैसा होता है? सीधा होता है। कौन सी एक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है? तो ओजोन परत। ये पूरा हो गया 10th का पूरा साइंस का, टोटल साइंस का ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो गया। यदि आप सभी वीडियो अच्छा लगा हो तो अच्छा कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।